इस तकनीकी विश्लेषण में हम गिटहब कोपायलट CLI के इंटरैक्टिव सेशंस, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट और एडवांस्ड वर्कफ्लोज की वास्तुकला को गहराई से समझेंगे ताकि आप टर्मिनल आधारित विकास को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकें। गिटहब कोपायलट CLI के साथ काम करते समय सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्णय ये होता है कि आप किस मोड का उपयोग करने जा रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आपके सामने दो तरह की चुनौतियां होती हैं। पहली, जहां आपको केवल एक त्वरित कमांड की आवश्यकता होती है, जैसे कि डॉकर कंटेनर्स की सूची देखना या किसी विशिष्ट फाइल को ढूंढना। दूसरी, जहां आप एक जटिल समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी नए फीचर को लागू करना या किसी गहरे बग को डीबग करना। यहीं पर इंटरैक्टिव सेशन और वन शॉट मोड के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। जब आप टर्मिनल में केवल को पायलट टाइप करते हैं, तो आप इंटरैक्टिव मोड या एक्सप्लोरेटरी मोड को सक्रिय करते हैं। ये मोड एक वर्चुअल वर्कस्पेस बना देता है। इस वर्कस्पेस के अंदर AI एजेंट आपके द्वारा दिए गए हर कमांड, हर फाइल जिसे आप पढ़ते हैं और टर्मिनल में आने वाली हर आउटपुट या एरर को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। ये एक इंसान के साथ काम करने जैसा है, जो पूरी बातचीत का संदर्भ याद रखता है। इसके विपरीत, यदि आप को पायलट स्पेस -i का उपयोग करते हैं, तो आप वन शॉट मोड को ट्रिगर करते हैं। ये मोड अत्यधिक तेज है क्योंकि ये कोई पुराना संदर्भ लोड नहीं करता है। ये केवल आपके वर्तमान प्रश्न को प्रोसेस करता है, उत्तर देता है और तुरंत अपनी मेमोरी साफ कर देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बुनियादी सिद्धांतों को देखते हुए इंटरैक्टिव मोड बहुत अधिक टोकन्स की खपत करता है, क्योंकि इसे हर बार पूरी बातचीत का इतिहास भेजना पड़ता है, जबकि वन शॉट मोड टोकन एफिशिएंट है। एक पेशेवर डेवलपर के रूप में आपको ये पहचानना आना चाहिए कि किस कार्य के लिए कौन सा मोड उपयुक्त है, ताकि आप सिस्टम के संसाधनों और अपने समय दोनों का इष्टतम उपयोग कर सकें। यहाँ प्रस्तुत बैश स्क्रिप्ट स्निपेट दोनों मोड्स के निष्पादन सिंटैक्स को स्पष्ट करता है। पहली लाइन में केवल को पायलट लिखा गया है। जब ये कमांड शेल में रन होता है, तो ये एक समर्पित प्रॉम्प्ट इंटरफेस शुरू करता है, जो तब तक सक्रिय रहता है जब तक आप इसे मैन्युअल रूप से समाप्त नहीं करते। दूसरी लाइन में को पायलट के साथ -i फ्लैग का उपयोग किया गया है। ये फ्लैग CLI इंजन को स्पष्ट निर्देश देता है कि ये एक आइसोलेटेड या पृथक रिक्वेस्ट है। AI एजेंट इस क्वेरी को लेगा, SRC डायरेक्टरी में सबसे बड़ी फाइल ढूंढने के लिए उपयुक्त शेल कमांड जनरेट करेगा, उसे प्रदर्शित करेगा और बिना कोई लोकल स्टेट सेव किए प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। ये संसाधन प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये फ्लोचार्ट कोपायलट CLI की आर्किटेक्चरल राउटिंग लॉजिक को विजुअलाइज करता है। शीर्ष नोड से डेवलपर अपना इनपुट देता है। इसके बाद कमांड टाइप के आधार पर डेटा का प्रवाह दो अलग अलग रास्तों में विभाजित हो जाता है। जब आप एक जटिल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो डीबगिंग या फीचर डेवलपमेंट का काम कुछ मिनटों में समाप्त नहीं होता है। कई बार आपको घंटों तक कोपायलट एजेंट के साथ लगातार काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की सबसे बड़ी तकनीकी सीमा सामने आती है, जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहा जाता है। हर AI मॉडल एक बार में केवल एक सीमित मात्रा में ही टेक्स्ट या टोकन्स को प्रोसेस कर सकता है। यदि आप लगातार कमांड्स देते रहेंगे और फाइल्स को कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते रहेंगे, तो बहुत जल्द वो सीमा पार हो जाएगी और AI मॉडल क्रैश हो जाएगा या अजीबोगरीब उत्तर देने लगेगा। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए गिटहब कोपायलट CLI में इन्फिनिट सेशंस की वास्तुकला पेश की गई है। ये एक असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि है, जो इंटेलिजेंट कॉम्पैक्शन या बुद्धिमान संपीड़न तकनीक पर आधारित है। जैसे ही आपका मौजूदा सेशन कॉन्टेक्स्ट लिमिट के 80 या 90% तक पहुंचता है, CLI इंजन बैकग्राउंड में एक छिपी हुई प्रक्रिया शुरू करता है। ये प्रक्रिया आपकी पूरी पिछली बातचीत का विश्लेषण करती है। ये उन सभी अनावश्यक वाक्यों, अभिवादनों और मध्यवर्ती गलतियों को हटा देती है जिनका अब कोई महत्व नहीं है। इसके बजाय ये एक अत्यधिक सघन सारांश तैयार करती है। इस सारांश में केवल वे महत्वपूर्ण निर्णय, फाइल पाथ्स और अंतिम सही कोड ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक हैं। इसका परिणाम ये होता है कि डेवलपर के दृष्टिकोण से सेशन कभी समाप्त नहीं होता है। आप लगातार काम कर सकते हैं और सिस्टम अपने आप मेमोरी को मैनेज करता रहता है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि AI का ध्यान हमेशा आपके वर्तमान और सबसे प्रासंगिक कार्य पर केंद्रित रहे, बिना किसी मेमोरी ओवरफ्लो एरर की। यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित JSON पेलोड इस बात का वैचारिक निरूपण है कि कोपायलट CLI बैकएंड में आपकी सेशन स्टेट को कैसे प्रबंधित करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिव टोकन्स की संख्या 7500 तक पहुंच चुकी है, जबकि कॉम्पैक्शन ट्रिगर लिमिट 8000 है। जैसे ही ये सीमा पार होगी, सिस्टम पुरानी बातचीत को हटाकर समराइज्ड हिस्ट्री फील्ड अपडेट कर देगा। इस समराइज्ड हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि AI ने पिछली सभी कार्यों को 3 छोटे वाक्यों में सिकोड़ दिया है। नोड सर्वर कॉन्फ़िगर किया, कॉर्स इशू फिक्स किया और वर्तमान में ऑथ कंट्रोलर पर काम चल रहा है। ये तकनीकी संरचना AI को हल्का और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाए रखती है।
ये सीक्वेंस डायग्राम इन्फिनिट सेशन के दौरान कॉम्पैक्शन प्रक्रिया की जीवन चक्र को समझाता है। प्रक्रिया डेवलपर द्वारा एक बहुत ही भारी कॉन्टेक्स्ट वाले प्रॉम्प्ट एन को भेजने से शुरू होती है। सीएलआई इंटरफेस तुरंत स्टेट मैनेजर के पास जाता है और वर्तमान टोकन काउंट की जांच करता है। किसी भी बड़े और लीगसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। जब आपके पास दस्तावेजीकरण की कमी हो और कोई अनुभवी टीम मेंबर उपलब्ध ना हो, तो कोडबेस को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए गिटहब कोपायलट सीएलआई एक अत्यधिक उन्नत सुविधा प्रदान करता है, जिसे रिसर्च एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट केवल कोड की लाइनें लिखने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे एक सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपकी पूरे प्रोजेक्ट का विश्लेषण कर सकता है। जब आप सीएलआई में कोई जटिल विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछते हैं, तो रिसर्च एजेंट आपके प्रश्न को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहली श्रेणी है प्रोसेस प्रश्न, जहां आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन मिलता है कि कोई विशेष कार्य कैसे किया जाए। दूसरी श्रेणी है कंसेप्चुअल प्रश्न, जहां एजेंट आपको सिस्टम के काम करने के पीछे के सिद्धांतों और वास्तुकला को समझाता है। और तीसरी और सबसे शक्तिशाली श्रेणी है टेक्निकल डीप डाइव, जहां एजेंट आपके सिस्टम की एक विशिष्ट हिस्से का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण करता है, आर्किटेक्चरल डायग्राम्स बनाता है और संबंधित फाइल्स के बीच के संबंधों को उजागर करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी विवरण जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि रिसर्च एजेंट आपके द्वारा स्लैश मॉडल कमांड के माध्यम से सेट किए गए डिफॉल्ट एआई मॉडल का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय ये अपनी स्वयं की हार्ड कोडेड और विशेष रूप से प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग करता है, जो बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और सिमेंटिक सर्च के लिए अनुकूलित है। जब आप अपनी क्वेरी डिजाइन करते हैं, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपको विस्तृत डायग्राम और कोड की उदाहरण चाहिए, तो आपको अपने प्रॉम्प्ट में स्पष्ट रूप से टेक्निकल डीप डाइव शब्द का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा एजेंट इसे केवल एक सामान्य कंसेप्चुअल प्रश्न मानकर एक संक्षिप्त उत्तर दे सकता है। इस शेल कमांड स्निपेट में हम देख रहे हैं कि रिसर्च एजेंट को किस तरह से प्रॉम्प्ट किया जाना चाहिए। यहाँ हमने केवल ये नहीं पूछा कि ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, इसकी बजाय हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि हमें एक टेक्निकल डीप डाइव चाहिए। हमने एजेंट को 3 विशिष्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए बाध्य किया है: आर्किटेक्चर डायग्राम्स, डिपेंडेंसी फ्लो और सुरक्षा मान्यता की कोड उदाहरण। इस तरह की सटीक और कठोर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई को आपके इरादे को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है। इस कमांड के निष्पादन के परिणाम स्वरूप सीएलआई बैकग्राउंड में दर्जनों फाइल्स को स्कैन करेगा और एक व्यापक प्रोडक्शन रेडी रिपोर्ट टर्मिनल पर प्रस्तुत करेगा, जिसे आप बाद की संदर्भ के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जब आप टर्मिनल में एक इंटरैक्टिव सेशन चलाते हैं और रिसर्च एजेंट से जटिल रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या टर्मिनल बंद होने के बाद ये सारा कीमती डेटा खो जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। गिटहब कोपायलट सीएलआई एक अत्यंत मजबूत लोकल सेशन डेटा मैनेजमेंट प्रणाली का उपयोग करता है। जब भी आप एक नया इंटरैक्टिव सेशन शुरू करते हैं, तो सिस्टम बैकग्राउंड में एक अद्वितीय सेशन आईडी उत्पन्न करता है। इस सेशन के दौरान आप जो भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, विशेष रूप से रिसर्च एजेंट द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट, वे सभी आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सुरक्षित रूप से सहेज ली जाती हैं। ये फाइलें ~copilot/session state नामक एक छिपी हुई डायरेक्टरी के अंदर मार्कडाउन प्रारूप में स्टोर की जाती हैं। ये आर्किटेक्चरल निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि डेवलपर्स अपने काम को ट्रैक कर सकें और यदि सिस्टम क्रैश हो जाता है या उन्हें किसी अन्य प्रोजेक्ट पर जाना पड़ता है, तो उनका संदर्भ सुरक्षित रहे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस डेटा को अपने वर्तमान सीएलआई सेशन में बहुत आसानी से वापस ला सकते हैं। यदि आप काम करते समय किसी पुरानी रिपोर्ट का संदर्भ देना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+Y शॉर्टकट दबा सकते हैं या टर्मिनल में /share कमांड टाइप कर सकते हैं। ये एआई को निर्देश देता है कि वो लोकल डायरेक्टरी से पुरानी रिपोर्ट को उठाए और उसे वर्तमान कॉन्टेक्स्ट पेलोड में इंजेक्ट कर दे। इसके अलावा, क्योंकि ये सामान्य मार्कडाउन फाइलें हैं, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी स्टैंडर्ड कमांड का उपयोग करके इन्हें खोज सकती हैं, पढ़ सकती हैं या अपनी टीम के साथ शेयर करने के लिए गिट रिपॉजिटरी में भी कमिट कर सकती हैं। ये कार्यप्रणाली एआई सहायता को एक क्षणभंगुर बातचीत से बदलकर एक स्थायी ज्ञानकोश या नॉलेज बेस में बदल देती है। ये कोड स्निपेट दिखाता है कि आप अपनी मशीन पर सेशन डेटा के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकती हैं। पहली कमांड में हमने लिनक्स या मैक ओएस की स्टैंडर्ड शेल कमांड ls-DTL का उपयोग किया है। ये कमांड छिपी हुई कोपायलट डायरेक्टरी के अंदर जाता है और सभी सेशन फोल्डर्स को समय के अनुसार छांटकर सबसे हालिया 10 सेशंस की सूची प्रदर्शित करता है। ये ट्रबल शूटिंग और ऑडिटिंग के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा कमांड एक स्लैश कमांड है, /share।
जब आप इसी सक्रिय इंटरैक्टिव सेशन के अंदर टाइप करते हैं तो ये कोपायलट को आपके सिस्टम से पिछली प्रासंगिक शोध और डेटा को खींचकर वर्तमान वार्तालाप में शामिल करने का सीधा निर्देश देता है, जिससे ज्ञान का सहज हस्तांतरण होता है। ये आर्किटेक्चर डायग्राम सेशन डेटा की स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म को स्पष्ट करता है। सबसे ऊपर कोपायलट CLI सेशन है जो रिपोर्ट जनरेट करता है। जब हम कोपायलट CLI के इंटरैक्टिव सेशन में काम करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती AI के आउटपुट को नियंत्रित और निर्देशित करना होती है। यदि आप केवल एक सामान्य वाक्य लिखते हैं तो AI अपनी समझ के अनुसार कुछ भी जनरेट कर सकता है जो शायद आपकी आवश्यकता के अनुकूल न हो। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए गिटहब कोपायलट हमें स्लैश कमांड्स का एक शक्तिशाली सेट प्रदान करता है। स्लैश कमांड्स मूल रूप से AI के लिए शॉर्टकट या स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करते हैं। जब आप प्रॉम्प्ट की शुरुआत एक स्लैश से करते हैं तो CLI इंजन तुरंत समझ जाता है कि आप एक विशिष्ट एजेंट या वर्कफ्लो को ट्रिगर करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कमांड्स में से एक है स्लैश प्लान। जब आप किसी जटिल फीचर को लागू कर रहे होते हैं या किसी बड़े कोड को रीफैक्टर कर रहे होते हैं तो आप नहीं चाहते कि AI तुरंत कोड लिखना शुरू कर दे। स्लैश प्लान का उपयोग करके आप AI को निर्देश देते हैं कि वो पहले समस्या का विश्लेषण करे और उन सभी चरणों की एक सूची बनाए जिन्हें वो निष्पादित करने की योजना बना रहा है। इसके बाद AI आपको वो योजना प्रस्तुत करता है। एक डेवलपर के रूप में आप उस योजना की समीक्षा कर सकते हैं। यदि कोई कमी है तो AI से उसे बदलने के लिए कह सकते हैं और जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तभी आप उसे योजना को लागू करने का आदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार स्लैश डेलीगेट कमांड का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी ऐसे कार्य पर काम कर रहे हो जो मुख्य कार्य से अलग हो और आप नहीं चाहते कि ये आपके मुख्य सेशन की कॉन्टेक्स्ट को दूषित करे। इसके अलावा स्लैश मॉडल कमांड का उपयोग करके आप सत्र के बीच में ही LLM मॉडल को बदल सकते हैं। यदि कार्य सरल है तो आप एक तेज मॉडल चुन सकते हैं और यदि कार्य जटिल है तो आप अधिक शक्तिशाली तर्क वाले मॉडल पर स्विच कर सकते हैं। ये सब CLI के भीतर ही होता है। इस इंटरैक्शन स्निपेट में हम स्लैश प्लान कमांड का वास्तविक दुनिया का उपयोग देख रहे हैं। डेवलपर ने एक बहुत ही जटिल रिफैक्टरिंग कार्य दिया है। SRC व्यूज फोल्डर के अंदर मौजूद सभी लेगेसी क्लास कंपोनेंट्स को रिएक्ट हुक्स का उपयोग करके फंक्शनल कंपोनेंट्स में बदलना। क्योंकि ये कार्य कई फाइलों को प्रभावित करेगा, डेवलपर ने स्लैश प्लान का उपयोग किया है। कोपायलट सीधी कोड फाइलों को नहीं बदलेगा। वो पहले एक चेकलिस्ट बनाएगा कि वो कौन सी फाइलें खोलेगा, स्टेट को कैसे मैप करेगा और टेस्ट्स को कैसे अपडेट करेगा। जब डेवलपर इस ड्राफ्ट को पढ़ लेता है तो वो बस इंप्लीमेंट दिस प्लान टाइप करता है और तब AI कोड में वास्तविक बदलाव करना शुरू करता है। ये AI गवर्नेंस का सबसे अच्छा तरीका है। ये स्टेट डायग्राम स्लैश प्लान कमांड के कारण होने वाली वर्कफ्लो और स्टेट ट्रांजिशंस को दर्शाता है। हम सामान्य चैट सेशन से शुरू करते हैं। आज के क्लाउड नेटिव सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में शायद ही कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो पूरी तरह से एक ही रिपॉजिटरी तक सीमित हो। ज्यादातर कंपनियां माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर या बड़े मोनो रेपो का उपयोग करती हैं। इसका मतलब है कि आपका फ्रंट एंड कोड एक फोल्डर में है, बैकएंड API दूसरे फोल्डर में है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन किसी तीसरे फोल्डर में है। एक बड़ी समस्या तब आती है जब आपको एक ऐसा फीचर लागू करना होता है जिसके लिए इन तीनों जगहों पर बदलाव करने की आवश्यकता होती है। गिटहब कोपायलट CLI इस मल्टी रिपॉजिटरी वर्कफ्लो को बहुत ही सहजता से संभालता है। इसे इस्तेमाल करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने टर्मिनल को उस पेरेंट डायरेक्टरी या मुख्य फोल्डर में नेविगेट करें जिसमें आपकी सभी संबंधित रिपॉजिटरीज मौजूद हैं। जब आप वहां से कोपायलट इंटरैक्टिव सेशन शुरू करती हैं तो CLI को उन सभी चाइल्ड रिपॉजिटरीज का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। आप AI को निर्देश दे सकते हैं, उदाहरण के लिए कि बैकएंड सर्विस में एक नया API एंडपॉइंट जोड़े और फिर फ्रंट एंड रिपॉजिटरी में मौजूद डेटा फेचिंग सर्विस को इस नए एंडपॉइंट का उपयोग करने के लिए अपडेट करें। AI इंजन इतना बुद्धिमान है कि वो फाइल सिस्टम को स्कैन करेगा, बैकएंड रिपॉजिटरी में राउटिंग फाइलों को ढूंढेगा, बदलाव करेगा और फिर फ्रंट एंड रिपॉजिटरी में जाकर API क्लाइंट को भी अपडेट कर देगा। ये क्रॉस रेपो समन्वय पारंपरिक IDE उपकरणों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे आमतौर पर एक ही वर्कस्पेस तक सीमित होती हैं। CLI का ये लचीलापन इसी सिस्टम आर्किटेक्ट्स और फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए एक अद्वितीय और अत्यधिक उत्पादक उपकरण बनाता है। ये आपको संपूर्ण सिस्टम की वास्तुकला को एक ही टर्मिनल प्रॉम्प्ट से नियंत्रित करने की शक्ति देता है। ये स्क्रिप्ट स्निपेट दर्शाता है कि मल्टी रिपॉजिटरी सेटअप को कैसे संचालित किया जाता है। सबसे पहले डेवलपर CD कमांड का उपयोग करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नामक पेरेंट डायरेक्टरी में जाता है। LS कमांड पुष्टि करता है कि इस फोल्डर के अंदर 3 अलग-अलग रिपॉजिटरीज मौजूद हैं, फ्रंट एंड, बैकएंड और डेटाबेस। इसके बाद डेवलपर कोपायलट सेशन शुरू करता है और एक बहुत ही शक्तिशाली प्रॉम्प्ट देता है। वो AI से बैकएंड API में ऑथेंटिकेशन टोकन के प्रारूप को बदलने के लिए कहता है और साथ ही ये भी निर्देश देता है कि फ्रंट एंड ऐप में मौजूद इंटरसेप्टर को नई टोकन को पार्स करने के लिए अपडेट किया जाए।
कोपायलट इन दोनों अलग अलग कोड बेस को एक ही समग्र कार्य के हिस्से के रूप में पार्स करेगा और दोनों जगह आवश्यक कोड परिवर्तन करेगा। ये ट्री डायग्राम मल्टी रिपोजिटरी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस को विजुअलाइज करता है। किसी भी एंटरप्राइज वातावरण में एआई टूल्स का उपयोग करते समय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चिंता होती है। जब हम गिटहब कोपायलट सीएलआई को टर्मिनल में चलाते हैं तो एआई के पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी फाइलों और हमारे गिट रिपोजिटरी तक सीधी पहुंच होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है, लेकिन साथ ही ये भारी जोखिम भी लाती है। यदि एआई किसी गलतफहमी के कारण रिमूव ऑल या ड्रॉप डेटाबेस जैसा कोई कमांड जनरेट कर दे तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। गिटहब ने इस जोखिम को कम करने के लिए सीएलआई के भीतर कड़ी सुरक्षा गार्डरेल्स लागू किए हैं। सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा है एक्सप्लिसिट मैनुअल अप्रूवल या स्पष्ट मैनुअल अनुमोदन। इसका मतलब है कि कोपायलट एजेंट बैकग्राउंड में कोड का विश्लेषण कर सकता है, फाइलों को पढ़ सकता है और समाधान सोच सकता है, लेकिन जब बात शेल में कोई भी कमांड निष्पादित करने की आती है तो प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। सीएलआई आपको स्क्रीन पर वो सटीक कमांड दिखाएगा जो वो चलाने वाला है और आपको इसे अप्रूव, रिजेक्ट या एडिट करने का विकल्प देगा। एक जिम्मेदार इंजीनियर के रूप में आपको कभी भी आंख बंद करके एंटर नहीं दबाना चाहिए। आपको हमेशा ये जांचना चाहिए कि एआई कौन सा शेल कमांड चला रहा है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार आपको परमिशन अलाउ लिस्ट का उपयोग करना चाहिए। आप सीएलआई कॉन्फ़िगरेशन में ये परिभाषित कर सकते हैं कि एआई किन कमांड्स को बिना पूछे चला सकता है, जैसे कि एलएस या कैट, और किन टूल्स को वो बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता। एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम ये है कि आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी प्रोजेक्ट में कोई भी एपीआई कीज या पासवर्ड हार्ड कोडेड ना हो। यद्यपि कोपायलट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो रहस्यों को लीक ना करे, फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। हमेशा एआई को एक जूनियर कोवर्कर मानिए जिसके काम का आपको रिव्यू करना ही है। ये छद्म या सूडो टर्मिनल आउटपुट दर्शाता है कि सुरक्षा गार्डरेल्स व्यवहार में कैसे काम करते हैं। यूजर ने प्रोजेक्ट में सभी अस्थायी कैश फाइलों को हटाने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया है। एआई ने इसके लिए rm-rf कमांड्स जनरेट किए हैं, लेकिन ये कमांड सीधे निष्पादित नहीं होता है। सीएलआई इंजन निष्पादन से ठीक पहले इसे इंटरसेप्ट करता है और यूजर को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कौन सा कमांड चलने वाला है। यूजर के पास 3 विकल्प होते हैं। अप्रूव करने पर कमांड ज्यों का त्यों चलेगा, एडिट करने पर यूजर कमांड में कोई गलती होने पर उसे सुधार सकता है, और रिजेक्ट करने पर पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। ये ह्यूमन इन द लूप डिजाइन सुरक्षा की अंतिम और सबसे मजबूत परत है। ये फ्लोचार्ट सीएलआई के सेफ्टी गेटवे मैकेनिज्म को दर्शाता है। अपने इस संपूर्ण तकनीकी विश्लेषण के अंतिम चरण में हम गिटहब कोपायलट सीएलआई के कॉन्फ़िगरेशन, कस्टम प्लगइन्स और गोपनीयता सेटिंग्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। किसी भी एआई टूल को बॉक्स से बाहर निकालकर सीधे प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना एक अच्छा अभ्यास नहीं माना जाता है। आपको इसे अपने एंटरप्राइज के मानकों के अनुसार ट्यून करना होगा। कोपायलट सीएलआई अत्यधिक विन्यास योग्य है। सबसे पहले गोपनीयता की बात करते हैं। यदि आप किसी संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपके प्रॉम्प्ट्स या शेल का आउटपुट गिटहब के सर्वर पर मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाए, तो आप अपनी व्यक्तिगत या संगठन सेटिंग्स में जाकर डेटा टेलीमेट्री और शेयरिंग से बाहर निकल सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप कोपायलट कमांड्स के लिए टर्मिनल एलियासेस बना सकते हैं। आप कस्टम प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो सीएलआई को नए टूल्स और एपीआई के साथ जोड़ते हैं। एक सिस्टम आर्किटेक्ट के रूप में यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में .github/copilot-instructions.md फाइल मौजूद हो। ये फाइल सीएलआई को आपके प्रोजेक्ट के विशिष्ट कोडिंग मानकों, बिल्ड कमांड्स और आर्किटेक्चरल नियमों के बारे में बताती है। इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को लागू करके आप एक साधारण टर्मिनल टूल को एक अत्यंत व्यक्तिगत और सुरक्षित एआई सहपायलट में बदल देती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इंटरैक्टिव सेशंस, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पेक्शन, क्रॉस रेपो वर्कफ्लोज और सुरक्षा गार्डरेल्स की वास्तुकला को गहराई से समझ लिया होगा। ये ज्ञान आपको कमांड लाइन इंटरफेस का मास्टर बना देगा और आपके विकास के समय को आधा कर देगा। इसी तरह की एडवांस और प्रीमियम सर्टिफिकेशन तैयारी, क्यूएनई बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और बेहतरीन इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया quicktacki.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस अंतिम कोड स्निपेट में हम कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स दिख रहे हैं। पहली लाइन दिखाती है कि आप अपनी bash-rc या zshrc फाइल में cp नाम का एक एलियास कैसे सेट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार पूरा कोपायलट शब्द ना टाइप करना पड़े। ये छोटे बदलाव उत्पादकता को बहुत बढ़ाते हैं। नीचे कोपायलट कॉन्फ़िग लिस्ट कमांड सिस्टम की वर्तमान सेटिंग्स को प्रदर्शित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड कोपायलट कॉन्फ़िग सेट telemetry.enabled false है।
ये कमांड स्पष्ट रूप से CLI को निर्देश देता है कि वो किसी भी उपयोग डेटा या टेलीमेट्री को वापस सर्वर पर ना भेजे, जो कि सख्त डेटा गोपनीयता मानकों वाले संगठनों के लिए एक अनिवार्य कदम है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment. Or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.